नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का पाठ नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना चुनौती नहीं थी, बल्कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी आवश्यक था। यानी जब हमें आजादी मिली तो भारत सरकार के सामने सिर्फ और सिर्फ आजाद रहने के अलावा और भी चुनौतियां थी, जैसे भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, बेरोजगारी दूर करना, गरीबी दूर करना इत्यादि। ब्रिटिश शासन के कारण भारत में जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय हमारा देश गरीब, कृषि पर निर्भर यानी अकेले खेती पर निर्भर था, उद्योगहीन, हमारे देश में उद्योगों की कमी थी, बेरोजगारी और असमानता से ग्रस्त था। भारत देश है वो बेरोजगारी से ग्रस्त था और असमानता से ग्रस्त था। इसलिए जो भारतीय नेता थे उस समय, उन्होंने भारत के विकास के लिए नियोजित विकास का चुनाव किया कि हमें भारत का जो विकास है वो नियोजित तरीके से हमें करना चाहिए। नियोजन का अर्थ होता है प्लान करना, प्लानिंग करना। सबसे पहले हम देखते हैं नियोजित विकास का अर्थ कि नियोजित विकास है उसका वास्तव में अर्थ होता क्या है। जब सरकारें देश के संसाधन का मतलब वो वस्तुएं जो हम दैनिक जीवन में काम लेते हैं, उत्पादन, किसी चीज का उत्पादन करना, उद्योग, फैक्ट्री वगैरह, कृषि, रोजगार आदि के लिए पहले से योजना बनाकर यानी पहले से प्लान करके कोई विकास करती है, उस विकास को क्या कहते हैं? नियोजित विकास कहते हैं। नियोजित विकास के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? देश से गरीबी को हटाना, बेरोजगारी को कम करना, उद्योगों का विकास करना, खेती में सुधार करना, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का अर्थ हो गया स्वयं पर निर्भर रहना, दूसरे पर निर्भर ना रहना। ये नियोजित विकास के उद्देश्य थे। अब आगे है राजनीतिक फैसले और विकास, यानी विकास करने के लिए राजनेताओं ने कौन से फैसले लिए या फिर राजनीति में कौन से फैसले लिए गए। भारत में विकास से जुड़े फैसले केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी थे। आर्थिक का अर्थ होता है बेटा पूंजी से संबंधित, रुपयों पैसों से संबंधित। हर निर्णय में अलग अलग वर्गों के हित है वो जुड़े रहते हैं, यानी किसी ने कोई फैसले लिए थे तो अलग अलग लोगों के अलग अलग हित या फिर लाभ उसमें जुड़े हुए थे। सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं उड़ीसा का उदाहरण। उड़ीसा में जो विकास हुआ उसका उदाहरण देखते हैं। उड़ीसा में लौह अयस्क के बड़े भंडार मिले थे। उड़ीसा राज्य में उस समय जब खोजबीन की गई तो वहां पर जमीन के नीचे लौह के बड़े बड़े भंडार थे। तो सरकार ने क्या योजना बनाई कि वहां पर हम क्या लगा लें? लौह के उद्योग लगा लें। और सरकार ने क्या तर्क दिए कि यदि हम उद्योग लगाएंगे तो हमारा निवेश बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और जो उड़ीसा राज्य है वो विकसित हो जाएगा। इसलिए सरकार ने बोला कि हमें वहां पर उद्योगों की व्यवस्था करनी चाहिए, लौह अयस्क के उद्योग हमें लगाने चाहिए। लेकिन उस समय वहां के जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो चिंता थी कि उनकी जमीनें वो छिन जाएगी। जब उद्योग लगेंगे, लौह अयस्क के उद्योग लगेंगे तो जिन जमीनों पर वे खेती करते हैं तो वो जमीन है वो सरकार के हाथों में चली जाएगी। दूसरा विस्थापन होगा। विस्थापन का अर्थ हो गया उन्हें अपना गांव छोड़कर, अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आजीविका समाप्त हो जाएगी क्योंकि आदिवासियों को जंगलों वगैरह से या फिर खेती वगैरह से जो उनकी आजीविका थी वो उनकी समाप्त हो जाएगी। ये उन लोगों को चिंता हुई। पर्यावरणविदों की चिंता और जो पर्यावरण वैज्ञानिक है उन्होंने क्या चिंता जताई? प्रदूषण बढ़ेगा कि जब उद्योग लगेंगे तो उससे क्या बढ़ेगा? प्रदूषण बढ़ेगा, जंगल और प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि लौह अयस्क के जो उद्योग लगेंगे तो वहां पर जंगल वगैरह को काट कर वहां पर उद्योग लगाए जाएंगे तो जंगल और प्रकृति को भी उससे क्या होगा? नुकसान होगा। निष्कर्ष, अंत में क्या निष्कर्ष निकला? विकास के फैसलों में कई हित आपस में टकराते हैं। जब विकास के फैसले लिए जाते हैं तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, तो वो सारी चीजें आपस में टकराव होता है। इसलिए अंतिम निर्णय राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा लिया जाता है। अंत में लास्ट में जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय वही माना जाता है तो राजनेता जो निर्णय करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। दो विचारधाराएं हैं, वामपंथ और दक्षिणपंथ। ये दोनों क्या है? विचारधारा। वामपंथ को इंग्लिश में लेफ्ट विंग भी कह सकते हैं। वामपंथी जो विचारधारा थी उसमें राज्य नियंत्रण का समर्थन था और इसमें गरीबों और मजदूरों के हित की बात थी कि जो मजदूर है, किसान वर्ग है या फिर गरीब वर्ग है, उनके हितों की ज्यादा चर्चा की गई थी। समानता पर जोर। समानता पर जोर का मतलब हो गया कि वहां पर जो गरीब है या अमीर है उन लोगों को समान
नजर से रखा जाए या फिर उनको समान अधिकार है वो मिले। इसके अलावा राज्य नियंत्रण का अर्थ था कि सारी चीजें हैं वो सरकार के नियंत्रण में हो। सार्वजनिक क्षेत्र का समर्थन यानी सरकारी चीजें जैसे अस्पताल है, स्कूल है, ये सारी चीजें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा सरकारी हो। उदाहरण के लिए हम उसे समाजवादी या साम्यवादी दल भी कह सकते हैं, जैसे यूएसएसआर में हमने समाजवाद पढ़ा था। दूसरा है इसका उल्टा दक्षिण पंथ यानी राइट विंग। इसमें इन लोगों ने निजी क्षेत्र का समर्थन किया था। निजी क्षेत्र का अर्थ हो गया कि प्राइवेट सेक्टर का इन्होंने समर्थन किया था कि सरकार के हाथ में रेलवे, बस, स्कूल, हॉस्पिटल ये चीजें सरकार के हाथ में ना हो, ये निजी हाथों में हो। मुक्त बाजार व्यवस्था, मुक्त बाजार का मतलब हो गया कि जो भी हम व्यापार करें उस पर किसी का भी प्रतिबंध ना हो, अपनी मर्जी से सारे व्यापार हो। कम सरकारी हस्तक्षेप, कि सरकार है वो कामों में हस्तक्षेप न करे, दखल अंदाजी न करे। प्रतियोगिता आधारित अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता का मतलब हो गया एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा। और इसका उदाहरण क्या है, पूंजीवादी विचारधारा, जो हमने अमेरिका में पढ़ा था कि जो दक्षिणपंथी है उनकी विचारधारा कैसी है, पूंजीवादी विचारधारा है। अब हम पढ़ते हैं विकास की अवधारणा, यानी विकास होता क्या है और विकास करना जरूरी क्यों है। स्वतंत्रता के बाद लोगों का मानना था कि विकास का अर्थ है कि आजादी के जस्ट बाद है लोग क्या मानते थे कि विकास क्या होता है, आधुनिक बनना, यानी जो पुराने तौर तरीके हैं उनको छोड़कर नए तरीके अपनाएं। पश्चिमी देशों जैसा औद्योगिक विकास करना, यानी जो पश्चिम में जो देश है ब्रिटेन वगैरह, वहां पर जैसे उद्योग हैं उस प्रकार का औद्योगिक विकास भारत में करना। लेकिन हर वर्ग के लिए विकास का अर्थ अलग था, अलग अलग लोगों के लिए विकास का अर्थ अलग था। मजदूरों के लिए मजदूरी बढ़ना हो गया, किसानों के लिए खेती व्यवस्था ज्यादा होना विकास हो गया, या फिर उनके लिए पानी की या फिर खेती की व्यवस्था करना विकास होता है। उद्योगपतियों के लिए उद्योगों में वृद्धि करना विकास होता है। इस प्रकार सभी लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के विकास थे। जैसे टेबल में हम देखेंगे कि जो उद्योगपति वर्ग है, वे लोग जो फैक्ट्री चलाते हैं, उन्होंने विकास का अर्थ समझा कि उद्योगों का क्या हो जाए, विस्तार हो जाए, यानी उद्योग है वो ज्यादा से ज्यादा लग जाए तो उनको फायदा होगा, तो उनके लिए विकास का अर्थ था कि उद्योगों का विस्तार हो। अब जो किसान लोग हैं, किसानों के लिए विकास का अर्थ है कृषि सुधार, यानी खेती में सुधार हो, खेती के यंत्रों में सुधार हो, या फिर उनके जो बीज वगैरह हैं, उर्वरक वगैरह हैं वो सस्ती मिले, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, इत्यादि इत्यादि। और मजदूर लोग क्या सोचता है कि उसे रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले तो उसे विकास समझता है। और जो आदिवासी लोग थे वो जमीन और संस्कृति की रक्षा को विकास समझते थे कि विकास के लिहाज से हमारी जो संस्कृति है और हमारी जमीन है वो खत्म ना हो जाए। इसलिए विकास हमेशा विवाद का विषय रहा है, यानी डेवलपमेंट करना हमेशा विवाद का विषय है नेताओं के लिए या फिर सरकार के लिए। अब विकास के मॉडल देखते हैं। स्वतंत्रता के समय विकास के दो मॉडल थे, आजादी के समय विकास के दो मॉडल थे। पहला है पूंजीवाद मॉडल। पूंजीवाद का अर्थ हो गया रुपये पैसों वाला मॉडल। इसमें जो लोग थे वो निजी क्षेत्र को प्रमुखता देते थे। निजी क्षेत्र का मतलब हो गया प्राइवेट सेक्टर, यानी यहाँ के लोग है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। बाजार पर आधारित व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर रहेगी, बाजार पर आधारित रहेगी। सरकार का कम हस्तक्षेप, यानी सरकार है वो इन कामों में अपनी दखलंदाजी न करे। लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य, पूंजीवादी लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना, जबकि साम्यवादी लोग हैं वो व्यवहार की चिंता भी करते हैं। और ऐसे देशों के उदाहरण हम देख सकते हैं, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप, ये दोनों देश हैं वो पूंजीवादी मॉडल पर आधारित काम करते हैं, या उनका जो विकास है वो पूंजीवादी मॉडल है। दूसरा है समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल की विशेषता राज्य नियंत्रण, यानी राज्य पर सरकार का नियंत्रण हो। सार्वजनिक क्षेत्र प्रमुख, सरकारी चीजें हैं उन्हें प्राथमिकता मिले। समानता पर जोर, सभी को समानता के व्यवहार मिले या समानता का अधिकार मिले। और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, यानी जो अर्थव्यवस्था है वो प्लानिंग करके तैयार की जाए। और इसका उदाहरण है सोवियत संघ। विश्व राजनीति में हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। तीसरा आगे है बेटा, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। भारत ने दोनों को क्या कर लिया, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसे अपना लिया, जैसे कि उसमें पूंजीवाद भी हो और समाजवाद भी हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र भी हो यानी प्राइवेट सेक्टर भी हो, सार्वजनिक क्षेत्र भी हो यानी सरकारी सेक्टर भी हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र शामिल हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के बारे में। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी।
और प्रधानमंत्री, तात्कालिक जो प्रधानमंत्री होते हैं उस समय वो उसके अध्यक्ष होते थे। इसकी प्रकृति कैसे थी? ये संवैधानिक संस्था नहीं थी, ये संविधान के अंतर्गत नहीं थे, और ये सलाहकार संस्था थी, ये सलाह देने का काम है वो करती थी। इसके उद्देश्य क्या थे? संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो, यानी हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला या फिर कोई भी संसाधन जैसे वन्य जीव, इनका उपयोग है वो सही तरीके से हो। रोजगार बढ़ाना, रोजगार बढ़ाने का अर्थ हो गया कि जिन लोगों के पास जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार मिले, सभी राज्यों में या फिर सभी शहरों में ऐसी व्यवस्था लागू हो जिससे लोग कम से कम बेरोजगार हो और रोजगार बढ़े। गरीबी हटाना, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी गरीबी दूर होगी, तो उनका उद्देश्य गरीबी हटाना भी था। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मतलब हो गया आर्थिक रूप से समृद्ध करना, और सामाजिक न्याय, यानी समाज में रहने वाले लोगों को न्याय मिले और सभी के साथ समानता का व्यवहार हो। योजना आयोग के कार्य क्या होते हैं? योजना आयोग का कार्य है, सबसे पहला कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाना। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की योजना होती है। प्राथमिकताएं तय करना, यानी किस किस चीज को प्राथमिकताएं देनी है, किस किस कार्य को प्रायोरिटी देनी है, वो तय करना योजना आयोग का कार्य था। संसाधनों का वितरण, यानी संसाधनों का समान रूप से वितरण करना, और विकास की निगरानी, यानी जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे अपने निगरानी में रखना कि किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, इससे किसी को ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा। फिर है नीति आयोग। योजना आयोग को बाद में नीति आयोग नाम दिया गया, जो 1 जनवरी 2015 में हुआ, और इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके उद्देश्य सहकारी संघवाद, राज्यों की भागीदारी। सहकारी संघवाद का मतलब हो गया कि जो केंद्र है उसके साथ साथ राज्य भी अपना सहयोग दे, और राज्यों का और केंद्र का दोनों का अधिकार रहे। राज्यों की भागीदारी, यानी कोई काम है, कोई कार्य है, उसमें राज्य को भी भागीदारी होनी चाहिए। नीति निर्धारण में सहयोग, कि राज्य और केंद्र वो मिलकर नीति निर्धारण में सहयोग करे और नीति का निर्माण करे। नियोजन। अब पढ़ते हैं नियोजन के बारे में, यानी प्लानिंग। नियोजन होता क्या है और नियोजन आवश्यक है क्यों था? भारत में जब भारत आजाद हुआ तो गरीबी अधिक थी, उद्योग बहुत कम थे, रुपयों पैसों की यानी पूंजी की कमी थी, और बेरोजगारी थी। इसलिए सरकार ने विकास की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और राजनेताओं को बोला कि हमें कुछ नियोजन करना है, यानी प्लानिंग करनी है, जिससे भारत का डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। सबसे पहला प्लान देखते हैं, बॉम्बे प्लान 1944। हमेशा याद रखनी है, बॉम्बे प्लान 1944। बॉम्बे प्लान क्या था? कुछ उद्योगपतियों ने विकास हेतु सरकारी योजना का समर्थन दिया, यानी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा बिरला, उन्होंने सरकारी योजनाओं का समर्थन दिया। इसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। और दो उद्योगपतियों के नाम है आर.डी. टाटा और जी.डी. बिरला। इन लोगों ने सरकारी योजनाएं जो लागू हुई थी उनमें सहयोग किया, जिससे देश का विकास है वो तेजी से हो सके। और इन लोगों का उद्देश्य क्या था बॉम्बे प्लान का? औद्योगिकरण, यानी देश में उद्योगों की संख्या बढ़ाना, सरकारी निवेश, सरकार में पैसे निवेश करना, और नियोजित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कैसी हो? प्लानिंग की हुई हो, प्लान्ड अर्थव्यवस्था हो, जिसकी पहले से प्लान हो, पहले से उसका नियोजन हुआ हो। अब देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल से शुरू होती है, और ये सोवियत संघ को देखकर भारत ने शुरू की थी। किसको देखकर या किसकी तरह? सोवियत संघ की तरह भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी। और इसकी विशेषताएं हैं, ये 5 वर्ष की योजना होती है। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की योजना होती है, और इसमें पहले से ही 5 सालों के लिए आय और व्यय, यानी खर्चा और आमदनी दोनों का निर्धारण कर लिया जाता है कि 5 सालों में हमें कितना आय होगा और कितना व्यय करना है। और विकास की प्राथमिकताएं तय करना, विकास की प्राथमिकताएं तय करना, यानी 5 साल में हमें किस प्रकार विकास करना है और कैसे विकास करना है, किन चीजों को प्राथमिकताएं देनी है, वो सब तय करना पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? कृषि विकास, यानी खेती का विकास, किसानों का विकास, सिंचाई और गरीबी हटाना, देश से गरीबी हटाना। इसकी विशेषताएं, कृषि पर जोर था, यानी किसानों के लिए हितकारी थी ये। भूमि सुधार और बड़े बांधों का निर्माण, यानी बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाए और बाद में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण हो। इनमें प्रमुख परियोजना भाखड़ा नागल बांध है। प्रथम पंचवर्षीय परियोजना की भाखड़ा नागल बांध है वो प्रमुख परियोजना है, और इसके योजनाकार है के.एन. राज। याद रखना है, पहली पंचवर्षीय योजना का योजनाकार के.एन. राज। और इसकी उपलब्धियां, कृषि उत्पादन बढ़ा। क्या अचीव हुआ में?
कृषि जो उत्पादन है यानी अनाज पैदा होना है वो बढ़ गया और अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई, यानी अर्थव्यवस्था है वो टिक गई एक जगह, ज्यादा उछाल या फिर ज्यादा गिरावट नहीं हुई। फिर देखते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये 1956 से 1961 तक चली है। इसके योजनाकार पीसी महालनोबिस और मुख्य उद्देश्य के क्या, इनके भारी उद्योगों का विकास। उस पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज्यादा जोर था और इसमें उद्योगों पर ज्यादा जोर था और तीव्र औद्योगिकरण यानी उद्योगों का विकास है वो जल्दी जल्दी हो। और इनके मुख्य क्षेत्र इस्पात, बिजली, मशीनरी, रेलवे, ये सारे उद्योग के अंतर्गत आएंगे। और इनकी विशेषताएं क्या थी? सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हो। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब है सरकारी चीजें, जैसे रेलवे हो गया, बसें हो गई, या बिजली हो गया, या सिंचाई हो गया, या अस्पताल है, स्कूल है। आयात पर नियंत्रण, आयात का मतलब बाहर से कोई चीजें मंगा रहे हैं तो उन पर नियंत्रण करें जिससे पैसे की बचत हो। और घरेलू उद्योगों का संरक्षण, जो घरेलू उद्योग है, भारत के जो उद्योग हैं उनका संरक्षण किया जाए, उनकी रक्षा की जाए। द्वितीय योजना में हमें समस्या क्या क्या आई? कृषि की उपेक्षा यानी कृषि को टाल दिया। उद्योग की बात हुई सिर्फ और सिर्फ और कृषि को नजरअंदाज कर दिया गया। खाद्यान्न संकट, जब कृषि को नजरअंदाज कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ उद्योगों की बात हुई तो फिर अनाज खाने वाले अनाज की कमी आ गई, संकट हो गया। विदेशी तकनीक पर निर्भरता, और उद्योग है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों की तकनीक पर निर्भर थे। विदेशी मुद्रा की कमी, और इससे हमें विदेशी मुद्रा की भी कमी हुई। हम परिचय पढ़ रहे हैं दो जनों के बारे में। पहला जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता है मालनोबिस। इनके बारे में एक तो प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक भी हैं। और उनका योगदान क्या रहा? दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता हैं और बाहरी उद्योग मॉडल के समर्थक हैं, यानी ज्यादा उद्योगों का निर्माण हुआ था उस मॉडल के ये समर्थक हैं। और दूसरे जयसी कुमार है वो गांधीवादी अर्थशास्त्री हैं। जयसी कुमार है गांधीवादी अर्थशास्त्री हैं और ये सांख्यिकीविद है। और इनके विचार थे ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर आधारित थी और उन्होंने ग्राम आधारित यानी गांव से जो खेती होती है उस पर आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। और इनकी अर्थव्यवस्था थी वो बाजार पर आधारित थी। कुटीर उद्योग, जो छोटे उद्योग होते हैं, उनको बढ़ावा देना। और विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया कि एक ही जगह से अर्थव्यवस्था का बंटवारा न हो, अर्थव्यवस्था है वो सहयोगात्मक रूप से चले। फिर देखते हैं केरल मॉडल की प्रमुख विशेषताएं। केरल मॉडल में एक तो शिक्षा पर जोर दिया गया था। आज भी भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल है। स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुलभ हो। भूमि सुधार, खेती करने के लिए भूमि सुधार, और गरीबी उन्मूलन और गरीबी को दूर करे, ये उनकी प्रमुख विशेषताएं थी केरल मॉडल की। और इनकी उपलब्धियां क्या हुई? इन्होंने क्या अचीवमेंट किया? उच्च साक्षरता, सभी लोग पढ़े लिखे हो गए। कम शिशु मृत्यु दर, छोटे बच्चों की मृत्यु है वो कम हो गई। और बेहतर स्वास्थ्य है, वहां के जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य है वो बेहतर होने लगा धीरे धीरे। फिर नियोजित विकास की उपलब्धि। अब तक हमने नियोजित विकास पढ़ा, उन सबसे हमें क्या क्या उपलब्ध हुआ? सबसे पहला औद्योगिक विकास, यानी नियोजित विकास से जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था तो भारत में बाहरी उद्योग है वो स्थापित हो गए, यानी फैक्ट्रियां वो भारत की बहुत सारी बननी शुरू हो गई। कृषि विकास, सिंचाई और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई, यानी खेती में विकास हुआ है, उद्योगों में विकास हुआ है नियोजित विकास से। तीसरा आधारभूत संरचना मतलब है बांध बनाए गए, बिजली, रेलवे, सड़कें, इनकी व्यवस्था की गई। और चौथा आत्मनिर्भरता, यानी लोग है वो आत्मनिर्भर हो गए, अर्थात भारत है वो आत्मनिर्भर हो गया। विदेशों पर अब हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें वो देश में ही बनने लगी। और पांचवा सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, यानी जो सरकारी उद्योग है या फिर सरकारी जो क्षेत्र है उसका विस्तार हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुई। नियोजित विकास की कमियां, यानी हमें जो प्लानिंग करके जो विकास किया था उसकी कमियां क्या कह रही थी? एक तो गरीबी बनी रही,
गरीबी दूर नहीं हुई नियोजित विकास से, गरीबी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, गरीबी आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं है। बेरोजगारी, बेरोजगारी भी वैसे ही बनी रही क्योंकि पर्याप्त रोजगार है वो लोगों को नहीं मिला, जितना पहले सोचा था उतना नहीं मिला। कृषि की उपेक्षा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिर्फ और सिर्फ उद्योग पर ध्यान दिया गया था और कृषि की उपेक्षा की गई थी, इग्नोर किया गया था। असमानता, विकास का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुंचा क्योंकि जैसे उद्योग है, उद्योगों का निर्माण हुआ तो उसका लाभ है सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को मिला था और ये लाभ है वो सभी लोगों तक समान रूप से नहीं पहुंचा। और पांचवा, भ्रष्टाचार, योजनाओं में भ्रष्टाचार हो गया और लाल फीताशाही बढ़ गई। लाल फीताशाही का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कागजों में काम करना और योजनाएं ज्यादा बनाना, प्लान ज्यादा बनाना, जिससे कोई भी काम है वो समय पर ना हो। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देखते हैं उस समय के। जवाहरलाल नेहरू, ये नियोजित विकास के समर्थक थे। के.एन. राजा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माता, और पी.सी. महालनोबिस, द्वितीय योजना के निर्माता, और जे.सी. कुमारप्पा, गांधीवादी अर्थशास्त्री थे। ये हम पढ़ चुके हैं पाठ में। और उस समय के महत्वपूर्ण जो तथ्य है, योजना आयोग की स्थापना 1950, नीति आयोग की स्थापना 2015, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, प्रथम योजना का फोकस था कृषि, दूसरी योजना का फोकस था भारी उद्योग, और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश भारत, जिसने पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अपनाया था। और बॉम्बे प्लान है वो 1944 में लागू हुआ था।